चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद में एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं SN1। एकाणुक एक अणु काम आएगा इसका मतलब, इसलिए 1 का उपयोग यहाँ पर किया गया है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात है नहीं, सिंपल चीज है। पढ़ते हैं यहाँ पर क्या होता है। क्वेश्चन इस प्रकार का आता है CH3CBr तीर के ऊपर OH माइनस है। क्वेश्चन आता है उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण करके इसकी क्रियाविधि लिखिए। ये लगातार बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, सेम का सेम इसी पैटर्न के अंदर। क्या है क्वेश्चन, एक नाभिक स्नेही है वो इसके ऊपर आक्रमण करेगा, तो बताइए क्या बनेगा अभिक्रिया और इसकी क्रियाविधि लिखिए। सिंपल है, एक अभिक्रिया को पूर्ण तो वैसे भी कर सकते हो आप। कैसे, इसमें ये नाभिक स्नेही है और इसमें ये नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही इस नाभिक स्नेही का क्या करेगा, प्रतिस्थापन इसके स्थान पर खुद आ जाएगा। चलिए OH खुद आ गया, Br यहाँ से क्या हो गया बाहर। अब इसकी क्रियाविधि लिखिए। तो देखिए SN2 की क्रियाविधि अलग है, SN1 की क्रियाविधि अलग है। SN1 की क्रियाविधि को समझते हैं यहाँ पर। SN1 की जो क्रियाविधि होती है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहला प्रथम चरण के अंदर 2 पॉइंट बताता हूँ। प्रथम चरण होता है वो मंद गति से होता है, यानी धीमी गति से होता है, और ये उत्क्रमणीय होता है। प्रथम चरण मंद गति से होता है और क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH3CBr, कार्बन का संकरण क्या होगा sp3 सिग्मा 4 है, यानी चतुष्फल की अवस्था में एक इस तरफ 3 इस साइड में मैंने लगा दिया यहाँ पर। अभिक्रिया मंद गति में होगी। सबसे पहले क्या होगा इस अभिक्रिया के अंदर, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बंध टूट जाएगा। बंध क्यों टूटेगा, क्योंकि ये अभिक्रिया किसी प्रोटिक विलय की उपस्थिति में होती है। जैसे पानी के अंदर ये अभिक्रिया करेगी तो जल आयनिक प्रकृति का होता है, तो वो क्या करेगा, आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो धनावेश है, ऋणावेश है, ये जल के आयनों के अंदर विभक्त हो जाएंगे, तो 2 आयंस बन जाएंगे। यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा और इस ब्रोमीन के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। तो चलिए इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, तो ये मैंने इस कार्बन के ऊपर प्लस ले लिया और ये Br माइनस यहाँ से क्या हो गया बाहर निकल गया। अब इस कार्बन के ऊपर 3 मैथिल समूह भी जुड़े हुए हैं, तो 3 मैथिल समूह मैंने यहाँ लगा दिए। ये 3 मैथिल समूह, ये 3 मैथिल समूह। इसको हम लोग देखो 3 कार्बन है, सॉरी कार्बन 4 है, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं ब्यूटीन। और ये जो कार्बन है ये कौन सा डिग्री का है, 3 डिग्री का कार्बन है, 1 2 और 3। तो इसको मैं क्या बोलूंगा तृतीयक। 3 डिग्री का इसलिए 4 कार्बन है टोटल, तो क्या बोलूंगा ब्यूटीन। और याद कीजिए कार्बन के ऊपर धनाइन आया है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ब धनाइन। याद है 11th क्लास के अंदर मैंने बताया था कार्ब धनाइन, कार्ब एनाइन और मुक्त मूलक। सर ये 11th क्लास बार बार क्यों लेके आ रहे हो आप, यही दिमाग में आ रहा होगा 11th क्लास तो आएगी। पूरी 11th क्लास चिल्लाता रहा हूं मैं आपको कि 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 60% कोर्स रिवाइज होगा आपके 12th क्लास के अंदर 11th क्लास का। इसलिए 11th क्लास ढंग से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। वो ढंग ये काम आएगा यहाँ पर। ये देखिए कार्ब धनाइन आया, कार्ब धनाइन पन्ने पलटिए, सेम कॉपी आपकी, तो उसी कॉपी के अंदर तो काम कर रहे हैं आप, तो पन्ने ही तो पलटे हैं। अपने को करना क्या है इसके अंदर, पीछे सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ समझाया हुआ है क्या होता है कैसे होता है। फिर भी यहाँ पर वापस बताऊंगा, जब कार्बन के ऊपर धनाइन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्ब धनाइन बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन, विद्युत ज्यादा ब्रोमीन की होती है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो ये निर्माण किसका हो गया कार्ब धनाइन का। 3 डिग्री का है ये कार्बन, तो तृतीयक बोल दिया। 4 कार्बन है तो ब्यूटील और कार्ब धनाइन हो गया, तो ये तृतीयक ब्यूटील कार्ब धनाइन। अब इंपॉर्टेंट है संरचनाएं बनाना। कई सारे सोच रहे होंगे कि संरचना ऐसी ऐसी ऐसी, रटनी नहीं है संरचनाओं को, समझना है कि संरचनाएं बनाने कैसे, तुक्का नहीं मारना इसके अंदर कि जैसे ऐसी संरचना बना के आ गया एग्जाम के अंदर। काम क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। आपको पता है मैं ऐसा नंबर देता नहीं हूँ, नंबर चाहिए तो काम मुझे प्रॉपर चाहिए। बोर्ड के अंदर भी अच्छा काम करना है, बहुत शानदार काम करना है। तो समझने की बात है कि यहाँ कार्बन की सिग्मा बॉन्ड कितने थे 4 थे। 4 के अंदर संकरण क्या होता है sp3 का मतलब आकृति कैसे होती है चतुष्फल की। चतुष्फल की मतलब 1 बॉन्ड इस साइड में 3 बॉन्ड इसके अपोजिट साइड में। क्या वैसा ही बनाया है मैंने, बिल्कुल सही बनाया है। अब देखिए जैसे ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटने के बाद में मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने रह गए 1 2 3, संकरण क्या हो गया sp2। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है सीबीएसई बोर्ड के अंदर
कि जो प्रथम चरण होता है उसके अंदर संकरण में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए संकरण पहले क्या था, sp3, सिग्मा कितने थे 4, और सिग्मा कितने हो गए 3, संकरण कैसा हो गया sp2, और sp2 में आकृति होती है त्रिकोणीय। क्या होती है, त्रिकोणीय, त्रिभुज के समान। अपने मन जैसी नहीं बनानी है कि जैसे बनाया है वैसे तुक्का मार दिया, त्रिकोण का निर्माण करना है। यहाँ पर त्रिकोणीय संरचना का निर्माण होता है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, किताब के अंदर संरचनाएं गलत दे रखी है। तो sp2 संकरण में चेंज हो रहा है, ये sp3 था, चेंज किसमें हो गया sp2 में, और निर्माण किसका हो गया कार्बोनाइन का। तो पहला चरण अभी तक हुआ है, अभी तक प्रतिस्थापन हुआ नहीं, अभी तक नाभिक स्नेही ने आक्रमण नहीं किया है। अभी तक हुआ क्या है कि जो पहला क्रियाकारक था उसमें से कार्बोनाइन का निर्माण हो गया, Br माइनस बाहर निकल गया। अब बात करते हैं नाभिक स्नेही आक्रमण की, तो वो आता है द्वितीय पद में। द्वितीय पद की दो बातें, द्वितीय पद अनुत्क्रमणीय होता है और तीव्र गति से होता है, बहुत तेज गति से होता है। तो यहाँ क्या होगा, ये तो नाभिक स्नेही है, ये आक्रमण करेगा कार्बोनाइन के ऊपर और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास बन गया, Br चला गया और क्या जुड़ गया OH। क्या बोलूंगा मैं इसको, कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है तो इसको बोलूंगा तृतीयक, टोटल कार्बन 3 और 1 4, तो इसको बोलूंगा ब्यूटीन, और OH को हम लोग क्या बोलते हैं एल्कोहल। सामने ही नाम इसका क्या हो जाएगा तृतीयक ब्यूटीन एल्कोहल। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसको SN1 क्यों कहा गया। जैसे वहां SN2 बोला था, SN2 मैंने बोला था कि दो क्रियाकारक भाग ले रहे थे अभिक्रिया में। तो आपका सवाल होगा सर दो तो यहाँ पर भी भाग ले रहे हैं, सही बात है, एक ये ले रहा है एक ये ले रहा है, यहाँ पर भी SN2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर अभिक्रिया होगी वो दो पदों में हो रही है। अब समझना होगा, याद कीजिए 11th क्लास, फिर 11th क्लास आ गई, अजीब बात है। 11th क्लास सब बता रखा है, वापस बता रहा हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 11th क्लास के अंदर मैंने आपको अभिक्रियाओं के प्रकार लिखाए थे, ठीक है। अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर मैंने 3 प्रकार की अभिक्रिया बताई थी आपको, एक मंद गति से होने वाली अभिक्रिया, एक तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया, एक मध्यम गति से होने वाली अभिक्रिया। तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया होती है, उनकी अभिक्रिया का वेग का निर्धारण किया ही नहीं जा सकता। क्या किया जा सकता है क्या, तीव्र गति से होती है। जैसे मैंने बताया था आयनिक अभिक्रिया जो 10 की घात -8 सेकंड में पूर्ण हो जाती है, यानी 1 सेकंड का 10 की घात 8वां भाग, उतने में तो वो कंप्लीट ही हो जाती है। तो क्या उसके वेग को हम लोग आकलन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये जो सेकंड चरण है वो क्या है, तीव्र गति का है। तीव्र गति का है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग आकलन नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं, अभिक्रिया के वेग का आकलन नहीं किया जा सकता द्वितीय पद के आधार पर, लेकिन प्रथम पद के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम पद में अभिक्रिया मंद गति से हो रही है। अब मैंने बताया था कि अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्रियाकारक की सांद्रता के ऊपर। बताओ प्रथम पद के अंदर क्रियाकारक कितने हैं, क्रियाकारक, उत्पाद नहीं देखना है, उत्पाद तो तुम्हें 2 नजर आ रहे होंगे, क्रियाकारक कितने नजर आ रहे हैं, केवल एक, पूरा का पूरा ये, यानी अभिक्रिया है वो केवल एक क्रियाकारक के ऊपर निर्भर करेगी यहाँ पर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं SN1, एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणु। आगे बात समझ में, इसलिए इसको SN1 बोला गया है। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग लेते हैं क्रियाशीलता का क्रम, जैसे वहां पर क्रियाशीलता का क्रम लिया था वैसे वैसे यहाँ पर भी क्रियाशीलता का क्रम लेते हैं। चलिए जी यहाँ पर क्रम की बात करते हैं। ऐसा कैसा लिया मैंने, यहाँ पर सुपर हेलाइट लिया है, यहाँ पर 1 डिग्री का लिया है, यहाँ पर 2 डिग्री का लिया है, यहाँ पर 3 डिग्री का लिया है। हमें क्या बनाना है, यहाँ पर प्रथम पद के अंदर क्या होगा, कार्बोनाइन का निर्माण होगा, हेलोजन बाहर निकलेगा, कार्बन के ऊपर धनावेश आएगा। चलो हेलोजन बाहर निकाल दिया, कार्बन के ऊपर धनावेश लगा दिया, हेलोजन बाहर निकाला, इस कार्बन के ऊपर धनावेश लगा दिया, CH2 है ये, हेलोजन बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या बचता है CH3 CH3 CH, CH के ऊपर प्लस, हेलोजन बाहर निकाल दिया, इस कार्बन के ऊपर धनावेश लगा दिया। तो हमें 4 प्रकार के धनावेश प्राप्त हुए। एक तो वाला सुपर वाला कार्बोनाइन, एक 1 डिग्री का, जिस कार्बन के ऊपर धनाइन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो 1 डिग्री का कार्बोनाइन बोलेंगे इसको। पता है इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री का कार्बोनाइन, और इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री का कार्बोनाइन, 3 डिग्री का कार्बोनाइन। फिर 11th क्लास आ गई यहाँ पर, कार्बोनाइन का स्थायित्व, मध्यवर्ती क्या बन रहा है,
काब धनाई, प्रथम पद के अंदर काब धनाई का निर्माण हो रहा था, जिसको हम लोग मध्यवर्ती बोलते हैं। मध्यवर्ती काब धनाई बन रहा है और अभिक्रिया का वेग उसी पद के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब अभिक्रिया की क्रियाशीलता निर्भर करेगी किसके ऊपर? काब धनाई के ऊपर। जो काब धनाई ज्यादा स्थायी होगा वहां पर नाभिक स्नेही का आक्रमण क्या होगा? अधिक होगा। अब 11th क्लास के अंदर याद कीजिए, मैंने काब धनाई का स्थायित्व तो बताया था आपको, पन्ने पलट के देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक जो स्थायी काब धनाई होता है वो 3 डिग्री का होता है। 3 डिग्री का काब धनाई सबसे अधिक स्थायी होता है। याद कीजिए, मैंने क्या बताया था आपको कि कार्बन के ऊपर धनावेश है, इसका अष्टक क्या है? अपूर्ण। अष्टक अपूर्ण है तो जो भी इसका अष्टक पहले पूर्ण करने की कोशिश करेगा वो अष्टक से ज्यादा स्थायी होगी। तो यहाँ मैथिल समूह का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसका अष्टक पूर्ण जल्दी होगा। इसका थोड़ा कम होगा, इसका थोड़ा कम होगा, इसका तो होगा ही नहीं क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है ही नहीं इसको। तो सबसे अधिक कार्बन कौन सा स्थायी होता है? 3 डिग्री का कार्बन। इसका मतलब ये SN1 अभिक्रिया सबसे तेजी से देगा और सबसे कम देगा ये वाला। यानी अगर मैं बात करूं SN1 की, तो SN1 के लिए क्रम क्या हो जाएगा? सुपर हैलाइड सबसे कम, 1 डिग्री का उससे ज्यादा, 2 डिग्री का उससे ज्यादा और 3 डिग्री का सबसे अधिक क्रियाशील होगा। याद कीजिए, SN2 का क्रम क्या था? उल्टा था। SN2 के अंदर 3 डिग्री का सबसे कम, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का और सुपर सबसे अधिक स्थायी होता था। क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पर हमने जो क्रम निकाला था त्रिविम बाधा के आधार पर निकाला था SN2 के अंदर। यहाँ त्रिविम बाधा सबसे कम थी क्योंकि 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ त्रिविम बाधा सबसे अधिक थी, 3 बड़े बड़े मैथिल समूह थे। तो यहाँ आक्रमण कम हो रहा था, यहाँ आक्रमण अधिक हो रहा था। लेकिन SN1 की क्रियाशीलता जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ SN1, उसकी क्रियाशीलता त्रिविम बाधा के आधार पर नहीं कर जाती, उसकी क्रियाशीलता निकाली जाती है किसके आधार पर? कार्ब धनाइन के स्थायित्व के आधार पर। और कार्ब धनाइन सबसे अधिक स्थायी होता है 3 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे अधिक स्थायी यही होता है कार्ब धनाइन। तो क्रियाशीलता भी सबसे अधिक कौन सा होगा? 3 डिग्री का। फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और सुपर हैलाइड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर बात करते हैं और इंपॉर्टेंट ये वाला। चलिए बताइए ये क्या है? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण बताइए क्या है? sp3। और उसके पास वाले कार्बन का संकरण क्या है? sp2। तो बताओ ये कौन सा समूह हो गया? एलिलिक। याद आया? एलिलिक समूह। अब मैंने यहाँ पर ब्रोमीन हटाया, इस कार्बन के ऊपर धनावेश लगा दिया, तो बताओ इसको मैं क्या बोलूंगा? एलिलिक कार्ब धनाइन। सिंपल सी बात है। अब समझिए यहाँ पर कि वह कार्ब धनाइन सबसे ज्यादा स्थायी होगा जो अनुनाद में भाग लेगा। जो कार्ब धनाइन अनुनाद में भाग लेगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। ऊपर वाला में तो कोई अनुनाद है नहीं, अनुनाद की शर्तें मैंने लिखाई थी, फिर 11th क्लास पे आ गया अपन। अनुनाद की शर्तें, क्या यहाँ अनुनाद की कोई शर्त अप्लाई हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। जिसको पता होगा उसके दिमाग में फटाफट आ गया होगा। डबल बॉन्ड और धनाइन एक दूसरे के क्या है? एकांत क्रम में अनुनाद होगा। बताइए अनुनाद इस कंडीशन में होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की तरफ जाएंगे? डबल बॉन्ड से धनाइन की तरफ। तो पहली संरचना तो यही है। दूसरी संरचना हम लोग बनाते हैं CH2। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहीं से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? प्लस। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा होगा? सिंगल, ये CH। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा आएगा? डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? सेकंड स्ट्रक्चर। यानी यहाँ जो कार्ब धनाइन होगा, ये वाला कार्ब धनाइन, वो इन चारों कार्ब धनाइन से ज्यादा स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? अनुनाद। जिसमें भी अनुनाद होगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। फिर बात करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज पे, ये क्या टाइप मैंने बताया था? बेंजीन वाले। इस कार्बन का संकरण बताओ क्या होगा? sp3 होगा, sp3। और sp3 कार्बन के ऊपर हैलोजन है, इसका मतलब ये समूह कौन सा हो गया हमारा? बेंजिलिक। तो इसका मतलब यहां पर जो धनाइन बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? बेंजिलिक कार्ब धनाइन। यही बोलूंगा, बेंजिलिक कार्ब धनाइन। चलिए बताइए क्या यहाँ अनुनाद होगा? होगा अनुनाद। अनुनादी संरचना हमने बनाई 11th क्लास के अंदर। वही डबल बॉन्ड धनाइन एकांत क्रम है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसकी तरफ? धनाइन की तरफ। अब आपको घर पे ये होमवर्क करना है।
11th क्लास की कॉपी मत देखना, एक बार ये अनुनादी संरचना मैंने करवा रखी है, अपने मन से एक अनुनादी संरचना करके मुझे भेजना। डबल बॉन्ड धनायन एकांतर क्रम में है, डबल बॉन्ड से धनायन की तरफ शिफ्टिंग होगी, 5 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। आपको पता है जब भी बेंजीन वाले आएगी 5 तो बनेगी अनुनादी संरचना, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई समूह है तो केवल बेंजीन की तो 2 ही बनती है, तो यहाँ पर 5 अनुनादी संरचना बनेगी। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, सोचिए आप, सबसे ज्यादा स्थायी ये होगा इसकी तुलना में। अनुनाद तो दोनों में हो रहा है, लेकिन ज्यादा संरचनाएं कहाँ बन रही है, इसके अंदर। तो जो जितनी ज्यादा संरचनाएं का निर्माण करेगा वो ज्यादा क्या होगा, स्थायी। तो सबसे अधिक SN1 के प्रति क्रियाशील ये होगा जिसमें अनुनादी संरचना सबसे अधिक है। उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में ये वाला होगा, फिर ये और सबसे कम कौन सा होगा, ये। तो ये हो गया SN1 के प्रति बढ़ती क्रियाशीलता का क्रम। जिसके अंदर भी अनुनाद होगा वो सबसे अधिक स्थायी होगा, उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, वो SN1 के प्रति सबसे अधिक क्या होगा, क्रियाशील होगा। तो ये है SN1। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है SN1 SN2 के मध्य अंतर, 2 अंतर लिखिए। हमेशा अंतर 2 ही आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है अंतर का 12th क्लास के अंदर 2 अंतर हमसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्या बता सकते हैं SN1 SN2 के अंदर अंतर? यदि हाँ तो आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, SN1 SN2 पढ़िए और मुझे उसके 2 अंतर लिख के बताइए, 2 अंतर जो अच्छे अंतर होने चाहिए। कर लेंगे ये काम, नहीं तो फिर मुझे बताना ही है वैसे भी क्या होता है। तो आप यहाँ पर इसको पोज करेंगे पहले, फिर देखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे थ्योरी को और फिर 2 अंतर निकालिए, फिर चेक करिए कि जो मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको अंतर बता रहा हूँ कि क्या अंतर होते हैं। SN1 की बात करूँ तो SN1 के अंदर क्रियाकार का एक अणु ही भाग लेता है, यानी अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। कोटि क्या होती है मैं आगे बता दूंगा। SN2 की बात की जाए तो कोटि क्या होती है, 2 होती है। SN1 के अंदर मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जो कार्ब धनायन बना था ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। लेकिन SN2 के अंदर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है जो कि पंच संयोजी होती है, अस्थायी होती है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा SN1 के अंदर रेसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है। अब ये नया टर्म से आपके लिए कि रेसिमिक मिश्रण क्या होता है, टेंशन मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये 11th क्लास में पढ़ा हुआ, ये नहीं पढ़ा हुआ, सारे 11th में पढ़ ले तो फिर 12th का मतलब क्या है। तो ये 12th क्लास के अंदर आएगा। रेसिमिक मिश्रण किसे कहते हैं मैं आपको बता दूंगा। हमें ये अभी याद रखना है कि SN1 रेसिमिक मिश्रण दर्शाता है, जबकि SN2 के अंदर क्या हुआ था, विन्यास का प्रतिपन्न, वोल्डन प्रतिपन्न शो करता है। ठीक है, ये अंतर हो गया। चौथा अंतर जो काम का नहीं है, जैसे SN1 है वो 2 पदों में होती है, 2 चरणों में होती है, जबकि SN2 होती है वो कितनी होती है, केवल 1 चरण में होती है। तो जो इंपॉर्टेंट अंतर है वही हमें पता होना चाहिए। तो ये था SN1 और SN2। इसके और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको सोल्व करने हैं, थोड़े मैं बताऊंगा, थोड़े आपको सोल्व करने हैं। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 100% यहाँ पर आता है। तो हमारी नज़र केमिस्ट्री के अंदर 100 पर 100 होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग शहीद आजम सरदार भगत सिंह के स्टूडेंट है। बहुत बड़ा नाम है स्कूल का और पढ़ने वाले बच्चों का भी बहुत बड़ा नाम है। ऑब्वियसली राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं है अभी तक, एक मैथ्स का एग्जाम अटक गया है, लेकिन जहाँ तक हमारी संभावना है हम लोग राजस्थान में ही टॉप कर रहे हैं। इतना विश्वास है स्टूडेंट के प्रति, हमें स्टूडेंट का हमारे प्रति विश्वास था, हमारा विश्वास स्टूडेंट के प्रति है और 100% ऐसा होगा। पिछले साल भी हमने राजस्थान में 5 रैंक हासिल की थी, जो बहुत बड़ी बात है। पूरे जोधपुर जिले के अंदर 2nd रैंक पे थे हम लोग, और इस साल भी हम लोग यहाँ पर राजस्थान में टॉप लेवल पे आने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट टॉप करता है अच्छी बात है, आप उसके मार्किंग देखिएगा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो, मैथ्स के अंदर। तो खूब मेहनत हम लोग करवाते हैं, खूब मेहनत बच्चे करते हैं 12th क्लास के अंदर। ठीक है, 11th क्लास थी, निकल गई, हमने खूब सारी गलतियाँ की, हमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन 12th क्लास के अंदर आपके पास अभी भी मौका है, अभी से लग जाइए, क्योंकि हम सबसे आगे हैं। हम ही हैं ऐसे जिसकी यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है, बाकी कहीं पर भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, केवल अपने यहाँ पर हुई है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसका यूज़ लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।